Hello everyone, welcome to Fathom Academy. I am Mohammad Sadiq and ये हमारा सेक्शन है जिसमें हम IIT JEE एडवांस्ड 2022 का फिजिक्स का पेपर डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने पेपर 2 डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 6 तक, और ये सेक्शन 1 अभी था पेपर 2 का। इसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे, तो अब उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 उसको देखते हैं। It says on a frictionless horizontal plane, a bob of mass small m 0.1 kg is attached to a spring with natural length L naught 0.1 meter. The spring constant is K1 when the length of the spring is more than L naught, and is K2 when the length is less than L naught. Initially the bob is released from L is equal to 0.15 meter. Assume that Hooke's law remains valid throughout the motion. If the time period of the full oscillation is t is equal to n pi second, then the integer closest to n is. ये हमें कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर इस तरह से ये हमें एक स्प्रिंग दे रखी है, इसकी नेचुरल लेंथ है, मास इस स्प्रिंग के साथ जो अटैच किया गया है वो हमें दे रखा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये हमें दे रखी है कि जो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है वो नेचुरल लेंथ से ज़्यादा जब उसकी लेंथ है, एक्सटेंशन का केस है तब वैल्यू कुछ और है, और कंप्रेशन के केस में वैल्यू कुछ और है। तो अगर हमने ब्लॉक को किसी पोजीशन 0.15 मीटर से रिलीज़ किया है, देन फुल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। एंड हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए। सो सिलेबस में जो हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ऑसिलेशन या एसएचएम करते हैं उसमें हुक्स लॉ को हम वैलिड लेकर ही करते हैं। एंड उसके बेसिस पर वी नो कि स्प्रिंग के साथ अगर कोई ब्लॉक इस तरह से अटैच है तो उसका जो फुल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट m बाई k, ये होगा। अब यहाँ पर अगर एंड एक और बात यहाँ पर कि ये जो टाइम पीरियड है वो ऑसिलेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो ब्लॉक हम कहीं से भी रिलीज करें दिस नंबर विल नॉट मैटर। ओके, अब अगर हमने ब्लॉक को यहाँ से रिलीज किया, ये मीन पोजीशन तक जाएगा एंड देन स्प्रिंग कंप्रेस होगी, फाइनली कहीं रेस्ट पर आएगा, देन वापस आएगा और फिर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचेगा। सो यहाँ से यहाँ तक इसका जो टाइम पीरियड होगा वो अगर हम K1 कैलकुलेट K1 से टाइम पीरियड निकालें, जब एक्सटेंशन के केस में निकालें तो उसका हाफ होगा। इसी तरह से कंप्रेशन के केस में जो उसका टाइम होगा यहाँ से एक्सट्रीम एंड देन वापस मीन पोजीशन तक, वो जो होगा वो कंप्रेशन का जो K है उसके हिसाब से जो टाइम पीरियड होगा उसका हाफ होगा। दैट मीन्स कि इसका जो फुल टाइम पीरियड होगा वो एक्सटेंशन के केस में जितना टाइम पीरियड होगा उसका हाफ, सिमिलरली कंप्रेशन के केस में जितना टाइम पीरियड होगा उसका हाफ। ठीक, एक्सट्रीम टू मीन एंड देन बैक टू एक्सट्रीम फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये एक्सटेंशन के केस में हो गया सिमिलरली। और ये जो होगा ये एक्सटेंशन अगर हम ओवरऑल एक्सटेंशन ले लें तो उसका जो भी टाइम पीरियड आएगा उसका हाफ होगा। सिमिलरली कंप्रेशन के केस में फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम एंड देन बैक टू मीन फ्रॉम द एक्सट्रीम, उसका जो टाइम पीरियड होगा उसका हाफ होगा। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब T1 T2 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हाफ को हम कॉमन कर लें। T1 हम उस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट, मास तो सेम है, अंडर रूट m बाई K1 प्लस 2 पाई अंडर रूट m बाई K2, ये हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज इसमें पुट करना है एंड 2 पाई अगर हम कॉमन करके बाहर कर लें सो 2 कैंसिल हो जाएगा, वी वुड बी लेफ्ट विथ पाई जस्ट, एंड देन ब्रैकेट में आएगा m अपॉन K1। नाउ m की वैल्यू है 0.1 एंड K1 इज 0.09, सो दिस इज 0.1 अपॉन 0.009, यस। एंड देन दूसरे पार्ट में m again 0.1 and then K2 is 0.016, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 upon 0.09 and 0.09 is the square of 0.3। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 upon 0.16 and 0.16 is the square of 0.4। सो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 upon 0.3 प्लस 1 upon 0.4, ये हो जाएगा। एंड देन इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ऊपर 0.7 अपॉन 1.2, एंड डेसिमल अगर हम हटा दें तो हम लिख सकते हैं 70 अपॉन 12। ओके, एंड देन अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें सो वी कैन राइट 2 से कैंसिल कर लें, सो दिस बिकम्स 35 अपॉन 6, ये हो जाएगा। अब हमें n की यहाँ पर n पाई का एक फैक्टर आएगा, सो अगर इसको हम 36 ले लें तो ये नंबर आ जाएगा 6, तो मतलब पाई का जो मल्टीपल यहाँ आ रहा है दैट विल बी क्लोज टू द 6।
एंड देन क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो टोटल टाइम पीरियड है वो n पाई है, एंड हमने कैलकुलेट किया, इट कम्स आउट टू बी 6 पाई। दैट मीन्स यहाँ पे जो n दिया हुआ है उसका जो इंटीजर वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन ही है। इट सेज एन ऑब्जेक्ट एंड अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर both move along the principal axis of the mirror with constant speeds. The object moves with speed v naught is equal to 15 centimeter per second towards the mirror with respect to a laboratory frame. तो ये यहाँ पर important है, laboratory frame जो दे रखा है। The distance between the object and the mirror at a given moment is denoted by u. When u is equal to 30 centimeter, the speed of the mirror vm is such that the image is instantaneously at rest with respect to the laboratory frame, and the object forms a real image, then the magnitude of Vm is in centimeter per second. ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये सिचुएशन दे रखी है, इस तरह से एक कॉन्केव मिरर है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, और ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों ही मूव कर रहे हैं एंड एट सर्टेन इंस्टेंट। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की स्पीड दे रखी 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये एक लेबोरेटरी फ्रेम में दे रखी है, मतलब ये मिरर के रिस्पेक्ट में नहीं दे रखी है। इसी तरह से इमेज की जो स्पीड आएगी लेबोरेटरी फ्रेम में, वो भी हमें क्या रखनी है, 0 लेनी है। इंस्टेंटेनियसली वो जो इमेज है वो रेस्ट पर आ जाएगी। तो उस तरह से ये सिचुएशन दे रखी है, एंड देन हमें यहाँ से जो मिरर की स्पीड होगी Vm वो कैलकुलेट करना है। ओके, सो इसमें हमें इमेज डिस्टेंस इमेज की स्पीड और ऑब्जेक्ट की स्पीड, उसके बीच में एक रिलेशन चाहिए। तो हमें उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट मिरर फॉर्मूले से 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो 1/v, इमेज डिस्टेंस -30 है, सो -1/30, एंड फोकल लेंथ इज ऑल्सो -10 सेंटीमीटर। सो ये -1/10 हो गया। सो 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/30। एलसीएम यहाँ अगर हम 30 ले लें, सो ये हो जाएगा -3 प्लस 1 विच इज़ -2/30। दैट मीन्स v इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, ये आ रहा है। सो जिस टाइम पर इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, इमेज डिस्टेंस इतनी है एंड ये नेगेटिव है, इसका मतलब कि इमेज रियल बन रही है, जो क्वेश्चन में भी कह रहा है। ओके, नाउ हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो ऑब्जेक्ट और इमेज की जो स्पीड है उसमें एक रिलेशन चाहिए। तो इसी फॉर्मूले को हम डिफरेंशिएट अगर कर दें तो वहाँ से हमें मिल जाएगा ऑब्जेक्ट स्पीड और इमेज डिस्टेंस। सो 1/v उसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट विल कम आउट टू बी 1/v² dv ओवर dt, एंड देन 1/u उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इट विल कम आउट -1/u² du/dt। फोकल लेंथ कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड देन यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, dv/dt इज इक्वल टू, इसको हम उधर ले जाएं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो दिस विल कम आउट v/u होल स्क्वायर du/dt। अब इसमें एक रिमार्केबल बात ये है कि ये v और u जो डिस्टेंसेस हैं ये हम मिरर से मेजर करते हैं, एंड देन जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उस डिस्टेंस का रेट आएगा, मिरर से जो डिस्टेंस है उसका रेट आएगा। दैट मीन्स ये जो हमें स्पीड्स मिलेंगी ये मिरर के रिस्पेक्ट में मिलेंगी, हमें लेबोरेटरी फ्रेम में ये स्पीड्स नहीं मिलेंगी। सो यहाँ पर अगर मिरर Vm स्पीड से और ऑब्जेक्ट Vo स्पीड से मूव कर रहा है, सो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी मिरर के रिस्पेक्ट में, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, Vo माइनस Vm, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, सो यहाँ से हम ये कैलकुलेट करेंगे और ये जो डिस्टेंस आएगी वो मिरर के रिस्पेक्ट में आएगी, एंड देन वहाँ से हम लेबोरेटरी फ्रेम में उसको कन्वर्ट करेंगे। सो लेट अस फाइंड आउट। v की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 15, एंड ये सब प्लस ही हो जाएगा 15/30, एंड देन du/dt उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, Vo माइनस Vm, ये लिखेंगे। सो दिस इज -1/4, सॉरी ये स्क्वायर है, -1/4, एंड देन Vo माइनस Vm, ये हम लिखेंगे। और dv/dt ये हमें किसके रिस्पेक्ट में मिल गई, मिरर के रिस्पेक्ट में मिल रही है। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर। ओके,
सो ये जो है ये हमने मिरर की इमेज की स्पीड मिरर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया है ना। इसको लेबोरेटरी फ्रेम में अगर हम कन्वर्ट करें, सो इमेज की स्पीड मिरर के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू इमेज की स्पीड माइनस मिरर की स्पीड। सो यहाँ से VIM की जगह हम क्या लिख सकते हैं, VI माइनस VM इज इक्वल टू -1/4 VO माइनस VM, ये लिख सकते हैं। एंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेबोरेटरी फ्रेम में जो इमेज की स्पीड है वो एक मोमेंट के लिए 0 हो रही है, तो ये जो VI वैल्यू है इसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ओके, देन वी हैव माइनस VM एंड देन माइनस ये, तो दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4VM इज इक्वल टू VO माइनस VM एंड देन ये उधर चला जाएगा, 5VM इज इक्वल टू VO और VM इज इक्वल टू VO अपॉन 5 एंड VO की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो दिस इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका आंसर, तो जो इंटीजर आंसर होगा यहाँ पर वो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अब यहाँ से ये पेपर 2 का सेक्शन 2 शुरू हो रहा है एंड इसमें मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है एंड फुल मार्क्स +4 है, पार्शियल मार्किंग जो है +3 +2 +1 इस तरह से है एंड नेगेटिव मार्किंग -2 है। सो क्वेश्चन नंबर 9 ये हमें क्या कह रहा है कि इन द फिगर the inner shaded region A represents a sphere of radius RA is equal to 1 within which the electrostatic charge density varies with the radial distance R from the center as rho A is equal to Kr, where K is positive. In the spherical shell B of outer radius RB, the electrostatic charge density varies as rho B is equal to 2K upon R. Assume that dimensions are taken care of, all physical quantities are in their SI units, then which of the following statements are true? सो इस तरह से एक कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखा है, दो तरह का स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक इनर स्फीयर A है उसमें है एंड देन आउटर स्फीयर B है, दोनों में चार्ज डेंसिटी जो है वो वेरी कर रही है। यहाँ पर RA की वैल्यू हमें 1 दे रखा है एंड RB की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी ऑप्शंस में, और रो A जो इनर स्फीयर है उसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो हमें दे रखा है KR, और जो बाहर वाला स्फीयर है B उसमें चार्ज डेंसिटी दे रखा है 2K अपॉन R। इस तरह से अब इसमें कई सारे स्टेटमेंट्स, कई सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से ऑप्शन C जो है उसको हम पहले चेक करेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं कि इफ़ RB इज इक्वल टू 2 देन द टोटल चार्ज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 15 पाई K। सो वी विल फाइंड आउट द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द 2 स्फीयर्स। ठीक, अब यहाँ पर टोटल चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन जो अंदर वाले के लिए करेंगे वही सही बाहर वाले के लिए भी होगी। सो यहाँ से हम एक R' डिस्टेंस पर एक स्फेरिकल शेल, थिन स्फेरिकल शेल इमेजिन कर रहे हैं dr' थिकनेस का। इस तरह से हमने ये शेल इमेजिन किया है और ये R' उसकी रेडियस है और इसकी थिकनेस जो है ये dr' है। तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इस तरह के शेल में कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है एंड देन उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। सो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इज इक्वल टू, अब इसमें जो डेंसिटी है दैट इज रो A, ये हो जाएगी डेंसिटी एंड वॉल्यूम जो होगा इस तरह के शेल का वो हो जाएगा सरफेस एरिया इनटू द थिकनेस। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई R' इनटू थिकनेस dr'। एंड इस वैल्यू को हमें कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना है, फ्रॉम 0 टू RA, फ्रॉम 0 टू RA। एंड इसी तरह की कैलकुलेशन जो आउटर स्फीयर B है उसके लिए भी करना है। सो उसमें हम क्या लिखेंगे, रो B एंड सेम 4 पाई R' dr' एंड इसकी हम कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम RA टू RB। ओके, अब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ से हमें क्या क्या कॉमन मिल जाएगा, 4 पाई हमें कॉमन मिल जाएगा और रो A की वैल्यू हम क्या रखेंगे KR। अब ये चूंकि डिस्टेंस हम जनरल डिस्टेंस ले रहे हैं तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, जिस डिस्टेंस पे हमारा शेल है वही लिखेंगे, R' ही लिखेंगे एंड देन अगेन R' एंड देन dr' फ्रॉम 0 टू RA एंड देन यहाँ से भी 4 पाई हमने बाहर ले लिया एंड रो B इज इक्वल टू 2K अपॉन अगेन R' एंड देन R' dr' from RA
टू आर बी, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर ये k भी बाहर हो गया, सो 4 पाई k ये पूरा ही बाहर हो जाएगा, उससे भी हम k बाहर ले सकते हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, ये r डैश क्यूब है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, सो r डैश टू द पावर 4 अपॉन 4 आएगा। एंड जब हम लिमिट रखेंगे तो आर ए एंड दूसरी लिमिट, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, सो इट विल बिकम फाइनली आर ए टू द पावर 4 अपॉन 4। एंड देन यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 4 पाई के ये हमने बाहर ले लिया है, और यहाँ पर r डैश की सिंगल पावर बचेगी, उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे इट वुड बिकम r डैश स्क्वायर अपॉन 2। सो अपॉन 2 जो आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली वी आर लेफ्ट विथ r डैश स्क्वायर, एंड देन लिमिट जब हम रखेंगे सो इट वुड बी r b स्क्वायर माइनस r a स्क्वायर, ये बचेगा हमारे पास। ठीक, अब r a की वैल्यू 1 दे रखा है क्वेश्चन में, 1 रखेंगे तो ये 1/4 हो गया और ये -1 होगा, and 1/4 minus 1 will be minus 3/4. So 4 pi k and then rb square minus 1/4 minus 1 is 3/4, 3/4 ये हो गया। सो ये हमने कैलकुलेट कर लिया इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में टोटल चार्ज कितना इनक्लोज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ आरबी। अब आरबी की वैल्यू क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर 2 है तो ये टोटल चार्ज, उसकी वैल्यू कुछ दे रखा है। सो लेट अस फाइंड आउट, इफ आरबी इज इक्वल टू 2 देन क्यू इन इज इक्वल टू, आरबी की जगह हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, सो दिस इज 4 पाई के एंड देन 4 माइनस 3/4, so this is finally 4 pi k, 16 minus 3 is 13 upon 4, ये कैंसिल हो गया। सो फाइनली जो टोटल चार्ज आ रहा है वो आ रहा है 13 पाई k इफ आर बी इज इक्वल टू 2, एंड ऑप्शन में कह रहे हैं कि दिस इज 15 पाई k। सो इस हिसाब से जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट नहीं है। अब हम ऑप्शन ए देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि इफ आर बी इज इक्वल टू √3/2 देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर आउटसाइड बी। So let us find out electric field outside B. अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वी विल यूज गॉसेस लॉ। यहाँ पर एक कोई जनरल r डिस्टेंस ले लेते हैं, इस r डिस्टेंस पर हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे इस तरह से, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, एंड देन वी विल यूज गॉसेस लॉ। सो क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहाँ से क्या कह रहे हैं कि इफ आर बी इज इक्वल टू √3/2 देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर आउटसाइड बी। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 ओनली व्हेन Q in इज 0। सो हम Q in को 0 रख के देखते हैं। Q in की जो वैल्यू है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, 4 पाई के एंड आर बी स्क्वायर माइनस 3/4, ये हमने कैलकुलेट किया। अब इसी में हमें आर बी की वैल्यू √3/2 रखना है। सो यहाँ पर √3 जब हम रखेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, √3/2 है, 2 भी अंडर रूट में ही है। सो ये जो फाइनली होगा ये आ जाएगा 3/2 माइनस 3/4, सर्टेनली दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि अगर आर बी √3/2 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बी 0 नहीं होगी। सो उस हिसाब से भी ऑप्शन हमारा ए इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, अब इसमें दो ऑप्शंस जो बते हैं, एक में पोटेंशियल पूछ रहा है, दूसरे में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही देख लेते हैं फिर से। इफ आर बी इज इक्वल टू 5/2 देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड बी इज इक्वल टू। सो लेट अस फाइंड आउट। अब इस कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ाते हैं एंड किसी डिस्टेंस r पर बाहर, b से बाहर कोई डिस्टेंस r है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करते हैं, एंड देन जस्ट आउटसाइड b का मतलब r इज इक्वल टू आर बी रख देंगे हम। सो यहाँ पर इसको हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं, वी नो कि यहाँ पर स्फेरिकल सिमेट्री है, ई डी एस एक ही डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट होगी, उसको हम बाहर ले लेंगे, एंड देन डी एस का जो इंटीग्रेशन होगा दैट वुड बी 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन विच इज 4 pi k upon epsilon naught and then r b square minus 3/4, ये हो जाएगा। सो यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, सो ये 4 पाई कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k अपॉन epsilon naught दिस r स्क्वायर एंड देन r b स्क्वायर माइनस 3/4, ये आ जाएगा। अब जस्ट आउटसाइड b निकालना है तो इसको भी हम क्या यूज़ करेंगे, r b लिखेंगे,
then electric field is equal to K upon epsilon naught RB square and then RB square minus 3/4 ये हो जाएगा। एंड देन अब हम चेक करेंगे कि RB की वैल्यू अगर 5/2 है देन द मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड B इज समथिंग। ओके, सो RB इज इक्वल टू हमें क्या यूज़ करना है, 5/2 यूज़ करना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ B विल बी K अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ पर हम इसका स्क्वायर करेंगे, या एक काम कर लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, इसको यहाँ पर RB को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वुड बिकम 1। सो ये हो गया K अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ पर ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर नीचे RB स्क्वायर आएगा। सो -1 माइनस 3/4 एंड यहाँ पर आएगा RB स्क्वायर, और उस RB स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है, 5/2। सो उसका स्क्वायर करेंगे, दैट वुड बिकम 25/4। सो ये 4 कैंसिल हो गया, एंड देन वी आर लेफ्ट विथ 25 माइनस 3 इज 22/25। सो 22/25 K अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड B फॉर RB इज इक्वल टू 5/2। एंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दिस इज 3 पाई K अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो सर्टेनली जो ऑप्शन डी है वो भी करेक्ट नहीं है। नाउ लास्ट ऑप्शन जो हमारा बी ऑप्शन है उसको हम चेक करते हैं। इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि इफ RB इज इक्वल टू 3/2 देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड B। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट की थी B के बाहर किसी भी पॉइंट पर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से वी विल फाइंड द पोटेंशियल आउटसाइड B। सो हम पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर we will find potential minus integration from infinity to r E dot dr, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है और dr बाय डिफ़ॉल्ट आउटवर्ड ही लिया जाता है। सो ये सिंपली हो जाएगा E dr। सो माइनस इंटीग्रेशन E की वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं K अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर RB स्क्वायर माइनस 3/4 एंड देन dr फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब इसमें K अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस ब्रैकेट, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, इसको हम बाहर ले लेते हैं, K अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड देन RB स्क्वायर माइनस 3/4 एंड देन ब्रैकेट में हमारे पास इंटीग्रेशन में हमारे पास बच रहा है dr अपॉन R स्क्वायर फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। एंड इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा -1/R। सो ये माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, K अपॉन एप्सिलॉन नॉट RB स्क्वायर माइनस 3/4 एंड देन -1/R, ये माइनस इधर आ गया। अब 1/R उसमें जब हम लिमिट रखेंगे तो R की जगह R रखेंगे, 1/R बचेगा, एंड जब R की जगह इन्फिनिटी रखेंगे सो 1/infinity विल बिकम 0। सो यहाँ पर सिंपली क्या आएगा, 1/R यही आएगा। अब हमें जस्ट आउटसाइड B कैलकुलेट करना है। सो उसके लिए इस R को हम RB रख लेंगे। सो पोटेंशियल just outside B या on the surface of B is K upon epsilon naught RB square minus 3/4 and then 1/RB again। and इसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि if RB is equal to 3/2 then potential की वैल्यू चाहिए। so K upon epsilon naught and RB की वैल्यू हमें 3/2 लेना है। so this would become 9/4 minus 3/4 into and this is 3/2, so this would become 2/3. Okay, so 9 minus 3 is 6/4 K upon epsilon naught. This is 6/4 and this is 2/3. So 3 to the 6 and 2 to 4 से ये cancel हो गया। So finally potential just outside B is K upon epsilon naught and option में यही दे रखा है कि if RB is equal to 3/2 then the electric potential just outside B is K upon epsilon naught। तो ये हमारा जो ऑप्शन B है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सो इसमें एक ही ऑप्शन B जो है वही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ये दो सर्किट दे रखा है इस तरह से हमें, एंड R1 की वैल्यू जो है वो दे रखा है 1 ohm, R2 2 ohm, R3 3 ohm। P1 P2 are the power dissipations in circuit 1 and circuit 2 when the switches S1 and S2 are in open conditions respectively, and Q1 Q2 are the power dissipations in circuit 1 and circuit 2 when the switches S1 and S2 are in closed conditions। तो उस पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए वो हमें चेक करना है। तो इस तरह से ये दो सर्किट्स हैं। R1 की वैल्यू यहाँ पर है 1 ohm, R2 की वैल्यू है 2 ohm
एंड R3 इज इक्वल टू 3 ओम है। इस तरह से ये दे रखा है। तो अब इसमें दो कंडीशंस हमें कंसीडर करनी है। एक बार दोनों सर्किट में ये जो स्विचेस हैं S1 एंड S2 ये ओपन है, एंड दूसरी कंडीशन में दोनों स्विचेस हमें क्लोज करने हैं। एंड देन हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। स्टेटमेंट्स जो है वो पावर डेसिपेशन के बारे में पूछ रहा है कि किस पर कितना पावर डेसिपेशन होगा। सो यहाँ पर हमें जो पावर कंजम्पशन से कैलकुलेट करना है उसके लिए सर्किट 1 और सर्किट 2 दोनों का S1 S2 ओपन एंड क्लोज सिचुएशन में हमें R इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो पहले जब S1 S2 ओपन है, S1 S2 R ओपन, तब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो है R2 R3 सीरीज में है, दैट वुड बिकम 5, और R1 1 है 1/2। सो इस कॉम्बिनेशन का अगर हम R डैश मान लें रेजिस्टेंस है, तो 1/R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 1/2, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2। सो ये जो वैल्यू आएगी दिस इज 5 to 10 + 1 11/5 आ जाएगी। एंड देन फिर इस पूरे सर्किट का हमें निकालना है। तो ये R डैश हमने निकाल लिया। अब R डैश के साथ R1 सीरीज में है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस C1 सर्किट का R इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 11/5 + 1, that is 5 + 11 is 16/5. Let me check again, sorry, I made a mistake here. R डैश जो वैल्यू होगी, यहाँ पर हमें रेसिप्रोकल भी करना है। सो R डैश जो वैल्यू होगी ये कितनी आ जाएगी 11/5, यहाँ पर आ रहा है, सो इसका रेसिप्रोकल करेंगे सो ये हो जाएगा 5/11। ठीक, सो यहाँ पर भी हमें वही लेना है, 5/11 प्लस R1 विच इज़ 1। ओके, सो ये हो जाएगा 11 + 5 16, 16/11 ओम। ये सर्किट 1 का S1 जब ओपन है तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। इसी तरह से सर्किट 2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। इसमें तीनों पैरेलल में है, सो यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 1 + 1/2 + 1/3। एलसीएम यहाँ पर लेंगे 6, तो ये हो जाएगा 6 + 3 + 2, दैट इज 11/6, और R इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ जाएगा 6/11। तो ये वैल्यू हमें चाहिए होगी और ये वाली वैल्यू भी चाहिए होगी। अब दोनों स्विचेस जब क्लोज हैं तब सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। सो नाउ S1 एंड S2 आर क्लोज्ड। अब देखें यहाँ पर सर्किट 1 में अगर हम S1 को क्लोज कर दें तो ये जो R1 है वो शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, देन ये जो कॉम्बिनेशन यही इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 5/11। सो यहाँ पर C1 में इक्विवेलेंट S1 क्लोज करने पर ये कितना आ जाएगा 5/11 आ जाएगा। इस वैल्यू को भी हमें बाद में यूज़ करना है। एंड देन C2 में जब हम ये स्विच क्लोज कर देंगे तो सारे ही पैरेलल में हो गए हैं, तो C2 में हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 1/2 + 1/3, एंड देन ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो 2R3, R3 3 है, सो उसका 2 × 6 हो जाएगा, सो दिस इज 1/6। नाउ इसको फाइनली कैलकुलेट करें, एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 + 3 + 2 + 1, ये वैल्यू यहाँ से 12 आ जाएगी। सो 12/6 इज इक्वल टू 2, एंड देन R इक्विवेलेंट जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2 ओम। तो इस तरह से हमने दोनों सर्किट का स्विचेस क्लोज और ओपन सिचुएशन दोनों में ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा ये कैलकुलेट कर लिया है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि व्हेन अ वोल्टेज ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी इन बोथ सर्किट्स देन P1 P2 को कंपेयर करना है। अब दोनों ही सर्किट्स में अगर हम सेम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो फिर पावर कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं, वी नो पावर इज इक्वल टू V²/R ये होता है। सो दोनों पर सेम वोल्टेज अगर हम अप्लाई करें सो P1/P2 को हम लिख सकते हैं R2/R1। नाउ P1/P2 की बात है, इसका मतलब स्विचेस ओपन है। ओपन जब स्विचेस है तब पावर कंजम्पशन P1 P2 लेना है, जब क्लोज्ड है तो Q1 Q2 लेना है। सो ओपन कंडीशन में R2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 6/11, दिस इज 6/11, एंड R1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 16/11। ओके, सो ये हो जाएगा 16/11, सो 11 कैंसिल हो जाएगा, एंड देन 6/16 इज लेस देन 1। सो यहाँ पर P1 इज लेस देन P2 ये आएगा। ऑप्शन ए में हमें ये दे रखा है, सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट ऑप्शन बी में क्या कह रहे हैं कि व्हेन अ कांस्टेंट करंट ऑफ 2 एम्पियर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी इन बोथ सर्किट्स देन अगेन P1 P2 को कंपेयर करना है। सो दोनों में अगर हम सेम करंट सप्लाई कर रहे हैं तो अब हम पावर कैसे कंपेयर कर सकते हैं, I स्क्वायर R, I दोनों के लिए सेम है। सो यहाँ पर P1 अपॉन P2 हम क्या लिखेंगे, R1 अपॉन R2 लिखेंगे। एंड स्विच इज ओपन है तो R1 की वैल्यू कितनी है, 16 अपॉन 11 एंड देन R2 की वैल्यू है 6 अपॉन 11। सो ये हो जाएगा 6 अपॉन 11, कैंसिल हो गया, 16 अपॉन 6 इज क्लियरली मोर देन 1। तो यहाँ पर P1 इज ग्रेटर देन P2 ये आ रहा है। सो ऑप्शन बी में भी यही कह रहे हैं, सो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन सी में हमसे क्या कह रहे हैं कि व्हेन अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी इन सर्किट 1 में देन Q1 एंड P1 इसको कंपेयर करना है हमें। तो सर्किट 1 में P1 का मतलब जब स्विच ओपन है और Q1 का मतलब जब स्विच क्लोज है, एंड दोनों पर हम सेम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो इस बार हम क्या कर सकते हैं कि पावर Q1 एंड P1 कंपेयर करना है। ओके, सो Q1 अपॉन Q2 सॉरी अपॉन P1 इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अब वोल्टेज अगर सेम है तो पावर और R जो होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। सो Q1 है, सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, R P1 अपॉन R Q1 इस तरह से लिखेंगे। नाउ रेजिस्टेंस P1 क्या है, ओके सर्किट 1 का जो रेजिस्टेंस है ओपन कंडीशन में वो कितना है, 16/11। सो ये यहाँ से आ जाएगा 16/11 एंड देन सर्किट 1 का क्लोज्ड स्विच के साथ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज 5/11। सो दिस इज 5/11। सो अगेन 16/5 इज मोर देन 1। सो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि Q1 की वैल्यू P1 से ज़्यादा होगी। एंड ऑप्शन सी में यही हमसे कह रहा है कि Q1 इज मोर देन P1, दैट मीन्स ऑप्शन सी is also correct. Now let us check the last option D. When a constant current of 2 ampere is connected across A and B in both circuits, then Q1 Q2 compare करना है। So again same current हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। So Q1 अपॉन Q2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं सीधा डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी। सो R1 अपॉन R2 हो जाएगा। अब R1 R2 हमें क्लोज्ड सर्किट्स में लेना है। R1 इज 5/11 एंड R2 इज 2। ओके, ये आ जाएगा। सो अब ये जो नंबर है ऑफ कोर्स ये लेस देन 1 है। सो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि Q1 इज लेस देन Q2 है। एंड क्वेश्चन में दे रखा है कि Q2 इज लेस देन Q1 विच इज नॉट द सेम, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन में A, B एंड C ये 3 करेक्ट ऑप्शंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये सरफेस टेंशन से हमें दिया हुआ है। It says a bubble has surface tension S. The ideal gas inside the bubble has ratio of specific heats gamma is equal to 5/3. The bubble is exposed to the atmosphere and it always remains its spherical it always retains its spherical shape. When the atmospheric pressure is PA1, the radius of the bubble is found to be R1, and when the temperature of the enclosed gas is T1. When the atmospheric pressure is PA2, the radius of the bubble and the temperature of the enclosed gas are R2 and T2 respectively. Then which of the following options are correct? तो ये हमें सिचुएशन दे रखा है, 2 बबल्स हैं, बबल के अंदर गैस है और बाहर एटमॉस्फेयर है। सो यहाँ पर हमें 2 फ्री सरफेस कंसीडर करना होगा। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA1 है तो रेडियस R1 है, टेम्परेचर T1 है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA2 है, टेम्परेचर अंदर का T2 है, रेडियस R2 हो जा रही है। एंड देन ऑप्शन A में हमसे कह रहे हैं कि इफ़ द सर्फेस ऑफ द बबल इज़ अ परफेक्ट हीट इंसुलेटर देन R1 R2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा। ओके, सो अगर इनका जो सरफेस है वो परफेक्ट हीट इंसुलेटर है तो यहाँ पर रेडियस चेंज हो रही है, उस सिचुएशन में अंदर जो गैस का प्रोसेस इन्वॉल्व होगा दैट वुड बी एन एडियाबैटिक प्रोसेस। नाउ एडियाबैटिक प्रोसेस में अच्छा एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर वी नो इनसाइड जो प्रेशर होता है गैस का वो कितना होता है, आउटसाइड प्लस 4s अपॉन R ये होता है।
ओके, सो पहली सिचुएशन में इनसाइड जो प्रेशर होगा P(in)(1) दैट विल बी इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर कितना है PA1 एंड देन 4S/R1, और दूसरी सिचुएशन में जो अंदर प्रेशर होगा उसको हम लिख सकते हैं PA2 प्लस 4S/R2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इन दोनों का हम रेशियो लें तो उसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन वॉल्यूम को हम फिर रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो P(in)(1) अब यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि PV⁴ गामा इज कांस्टेंट। अगर हीट इंसुलेटर है तो अंदर का प्रोसेस एडियाबैटिक है, दैट इज वाई। सो P की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V⁴ गामा। दैट मीन्स इन दोनों का अगर हम रेशियो लें सो हम क्या लिख सकते हैं V2/V1, ये हम लिखेंगे। ओके, सो V2/V1 एंड देन हम वॉल्यूम को कन्वर्ट करें, स्फेरिकल शेप है, क्वेश्चन में दे रखा है एट एनी टाइम द शेप रिमेन्स स्फेरिकल, सो वॉल्यूम हम क्या लिख सकते हैं 4/3πr³, ये लिख सकते हैं। सो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, इन दोनों का रेशियो लेंगे, उसको हम वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं V2/V1 एंड देन उसको रेशियो के टर्म में हम लिख सकते हैं, ये 4/3π कैंसिल हो जाएगा, R2/R1³ हो जाएगा। सो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें सो आई कैन राइट R2/R1³ एंड देन होल रेज़्ड टू द पावर यस ऑफ कोर्स गामा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू PA1 प्लस 4S/R1 एंड डिवाइडेड बाई PA2 प्लस 4S/R2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम गामा की वैल्यू रख दें 5/3 तो 3 ये कैंसिल हो जाएगा एंड देन R2/R1 रेज़्ड टू द पावर 5 हमें मिलेगा। लेट अस राइट इट, R2/R1 रेज़्ड टू द पावर 5 इज इक्वल टू PA1 प्लस 4S/R1 होल थिंग डिवाइडेड बाई PA2 प्लस 4S/R2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम ऑप्शन ए चेक करते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है R1/R2, इसको रेसिप्रोकल करेंगे आ जाएगा R1/R2 होल रेज़्ड टू द पावर 5 इज PA2 प्लस 2S/R1, ये दे रखा है। तो यहाँ पर चूंकि दो फ्री सरफेस है इसलिए 2S नहीं आएगा, सो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो गया, वो सही नहीं है। Now option B हम चेक करते हैं, it says, this is a very conceptual point, if the surface of the bubble is a perfect heat insulator then the total internal energy of the bubble including its surface energy does not change with the atmospheric pressure। तो इसको अगर हम बहुत ध्यान से देखें, सपोज ये हमें बबल दे रखी है और इसकी जो अंदर इनक्लोज्ड गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी प्लस जो फ्री सरफेस है उसके साथ जो सरफेस एनर्जी इन्वॉल्व होती है वो कांस्टेंट रहेगी अगर ये परफेक्ट हीट इंसुलेटर है। तो परफेक्ट हीट इंसुलेटर का मतलब कि किसी तरह का हीट एक्सचेंज नहीं है बिटवीन द गैस एंड द सराउंडिंग। सो अगर यहाँ पर ये गैस एक्सपैंड कर रही है, सपोज एक्सपैंड कर रही है, सो एक्सपेंशन के केस में उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, सो सरफेस के साथ ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होगी। अब वो एनर्जी जो है वो कहाँ से कंपनसेट होगी, वी कैन से कि जो इंटरनल एनर्जी है वो सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, बट सो इंटरनल एनर्जी एंड सरफेस एनर्जी में सीम कांस्टेंट टू यू, बट यहाँ पर ये जो बबल है ये एक्सपैंड, अब ये एटमॉस्फेयर में है, वैक्यूम नहीं है, सो एटमॉस्फेयर में अगर एक्सटेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा, तो ये जो गैस है, अंदर की गैस है, ये एटमॉस्फेयर पर एक वर्क करेगी एंड वर्क करने के लिए देयर शुड बी जो उसकी जो टोटल एनर्जी इंटरनल है दैट विल बी यूटिलाइज्ड। ओके, सो इस तरह से जो इंटरनल एनर्जी है प्लस सरफेस एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं रह सकती इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज अ परफेक्ट हीट इंसुलेटर। सो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा, उसमें कह रहे हैं कि वो कांस्टेंट रहेगी। सो दिस वाज अ वेरी कंसेप्चुअल पॉइंट। नेक्स्ट ऑप्शन सी हम चेक करते हैं, इफ द सर्फेस ऑफ द बबल इज अ परफेक्ट हीट कंडक्टर एंड द चेंज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल देन अगेन R1 R2 को हमें कंपेयर करना है। सो नेक्स्ट टाइम अगर ये पहले हमने इसको एडियाबैटिक प्रोसेस लेके रेशियो निकाला था रेडियस का, एंड नेक्स्ट टाइम अगर वो हीट कंडक्टर है, परफेक्ट हीट कंडक्टर, दैट मीन्स कि एट एवरी टाइम इनसाइड एंड आउटसाइड का टेम्परेचर क्या रहना है, सेम रहना है, और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आउटसाइड का टेम्परेचर भी कोई खास चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि बबल में जो भी प्रोसेस हो रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट इज इट इज़ एन आइसोथर्मल प्रोसेस।
एंड आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में हम क्या लिख सकते हैं, PV इज कांस्टेंट, या फिर P1 अपॉन P2 को हम लिख सकते हैं सिंपली V2 अपॉन V1, ये लिख सकते हैं। सो यहाँ से अगेन अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, सो P1 अपॉन P2, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, V2 बाई V1, एंड वॉल्यूम को अगर हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, सो आई कैन राइट R2 अपॉन R1 होल क्यूब इज इक्वल टू, क्या मिलेगा हमें, यही जो यहाँ पे लिख रखा है हमने, PA1 प्लस 4S अपॉन R1 डिवाइडेड बाई PA2 प्लस 4S अपॉन R2, ये मिलेगा ना। ऑप्शन सेज कि R1 अपॉन R2 क्यूब, सो इसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो हो जाएगा R1 अपॉन R2 क्यूब इज इक्वल टू PA2 प्लस 4S अपॉन R2। सो रेसिप्रोकल अगर हम ले लें तो ये चीज़ वही बन जाएगी, R1 अपॉन R2 होल क्यूब इज इक्वल टू PA2 प्लस 4S अपॉन R2 डिवाइडेड बाई PA1 प्लस 4S अपॉन R1, ये हो जाएगा। सो ऑप्शन सी में जो दे रखा है वो यही चीज़ दे रखा है। सो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एंड देन लास्ट ऑप्शन जो है उसको भी चेक कर लेते हैं। इफ द सरफेस ऑफ अ बबल इज अ परफेक्ट हीट इंसुलेटर देन R2 अपॉन R1, इसकी वैल्यू, सो अगेन परफेक्ट हीट इंसुलेटर है। सो जो पहले हम कर रहे थे उसी चीज़ को हम यहाँ पर देख लें, ऑलरेडी इसकी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, R2 अपॉन R1 होल रेज़ टू द पावर 5, सॉरी यहाँ पर रेडियस नहीं कंपेयर करना है, हमें टेम्परेचर कंपेयर करना है। ओके, सो ये चीज़ हमने लिख रखी है, इसको हम यूटिलाइज करेंगे। अब अगर परफेक्ट हीट इंसुलेशन का केस है, सो अगेन एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में ये चीज़ हमने यूज़ किया है, PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, एंड V की जगह पर हम लिख सकते हैं टेम्परेचर अपॉन प्रेशर। सो अपॉन प्रेशर लिखेंगे, सो गामा जो है वो ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स P की जो पावर आएगी वो 1 माइनस गामा आएगी, एंड टेम्परेचर की पावर गामा हो जाएगी, इज कांस्टेंट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एंड देन प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर ये नीचे आएगा 1 अपॉन, या फिर हम प्रोपोर्शनैलिटी लिख लें 1 अपॉन T रेज़ टू द पावर गामा, एंड देन 1 अपॉन गामा जब रूट लेंगे, सो ये 1 अपॉन गामा यहाँ डिवाइड हो जाएगा। एंड अगर इस टेम्परेचर को हम ऊपर लेके चले जाएं, सो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये पावर माइनस हो जाएगी, वो माइनस यहाँ पर हम अंदर ले लेंगे, सो वी कैन राइट गामा अपॉन गामा माइनस 1, ठीक। एंड इस चीज़ को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। गामा की वैल्यू हमें दे रखी है 5/3, सो 5/3 अपॉन 5/3 माइनस 1, 5/3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2/3, सो 2 पर 3 कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे साथ क्या बचा, T रेज़ टू द पावर 5/2, ये बच रहा है इस तरह से। सो दैट मीन्स कि P1 अपॉन P2, फिर से यहाँ से देख लेते हैं, अगर हम P1 अपॉन P2 करें, सो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, T1 अपॉन T2 होल रेज़ टू द पावर 5/2, सो आई कैन राइट T1 अपॉन T2 होल रेज़ टू द पावर 5/2 इज इक्वल टू द सेम थिंग, PA1 प्लस 4S अपॉन R1, PA1 प्लस 4S अपॉन R1 डिवाइडेड बाई PA2 plus 4S upon R2. Now let us again check the option D. T2 upon T1, so reciprocal करके कर सकते हैं, is equal to PA2 plus 4S upon R2, PA2 plus 4S upon R2 divided by PA1 plus 4S upon R1. So ये हमारा ऑप्शन D जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन D is also correct. So इस क्वेश्चन में C और D जो ऑप्शंस हैं वो हमारे करेक्ट आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये कह रहा है, अ डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R विथ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज प्लेस्ड ऑन द XY प्लेन with its center at the origin. The Coulomb potential along the z axis is, ये हमें दे रखा है उसका expression, a particle of positive charge small q is placed initially at rest at a point on the z axis with z is equal to z naught and z naught is positive, so positive z axis पे रखा हुआ है. In addition to Coulomb force, the particle experiences a vertical force F is equal to minus ck. So with c is positive. सो सी के मतलब जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड या फिर नेगेटिव जेड एक्सिस में लग रहा है. बीटा इज इक्वल टू 2c एप्सिलॉन नॉट q बाय सिग्मा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू. सो अब यहाँ पर हमसे जो स्टेटमेंट्स में पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर है
ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस ऊपर है वो, और उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है नेगेटिव z एक्सिस की तरफ, मतलब डाउनवर्ड में लग रहा है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव से, तो पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है लेकिन फोर्स नेगेटिव z एक्सिस, सॉरी पॉजिटिव z एक्सिस पर है और फोर्स नेगेटिव z एक्सिस में लग रहा है। तो इस फोर्स की वजह से पार्टिकल जो है वो ओरिजिन की तरफ मूव करेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है उसकी वजह से जो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द पार्टिकल टू रीच द ओरिजिन। सो हमें यही इस क्वेश्चन में पता करना है कि वो ओरिजिन पे पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो पार्टिकल है और जो डिस्क है, दिस इज अ सिस्टम, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है विच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और ये जो अलग से फोर्स लग रहा है C, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है। सो वी कैन यूज दैट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। एंड चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कैसे लिख सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड सिंस द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट z0, सो वॉट एवर इज द फाइनल एनर्जी, वही क्या होगी? चेंज भी होगी काइनेटिक एनर्जी में। ओके, अब यहाँ पर डेल्टा U जो है इसको हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू फाइनल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल, अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है वो ओरिजिन पर पहुँच रहा है, हम पहले से वो सिचुएशन है, उसके लिए हम कितना वर्क डन होगा ये हम एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। सो फाइनली पार्टिकल ओरिजिन पर है, ओरिजिन पर z 0 हो जाएगा। सो जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी दैट विल बी सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में z नॉट है, तो इट इज़ q हमने बाहर ले रखा है, सो q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड देन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस z नॉट स्क्वायर माइनस z नॉट, ये हो जाएगा। एंड देन यहाँ से हम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसको भी कॉमन कर सकते हैं, सो q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड देन हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे बचा r माइनस अंडर रूट r स्क्वायर प्लस z नॉट स्क्वायर, एंड देन माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस z नॉट। ओके, ये हमने डेल्टा U कैलकुलेट कर लिया है। और एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा दैट विल बी सिंपली, ये कांस्टेंट फोर्स है, तो अगर z नॉट ओरिजिन तक पहुंच रहा है तो z नॉट उसका डिस्प्लेसमेंट है, देन एक्सटर्नल वर्क विल बी c z नॉट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं पूरा। एक्सटर्नल वर्क डन c z नॉट इज इक्वल टू डेल्टा U, वो हमने कैलकुलेट किया है, q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड देन r, अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर r प्लस z, एक ही साथ लिख लेते हैं, r प्लस z नॉट माइनस अंडर रूट r स्क्वायर प्लस z नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक, प्लस सम काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ से हमें ये पता करना है कि वो ओरिजिन पर पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। अगर ओरिजिन पर पहुँचने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रहती है दैट मीन्स इट इज़ पॉसिबल, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाती है दैट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, उसकी काइनेटिक एनर्जी ओरिजिन से पहुँचने से पहले ही कहीं ज़ीरो हो जा रही है। सो हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। अब इसको अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो वी कैन राइट 2c एप्सिलॉन नॉट अपॉन q सिग्मा इंटू z नॉट, एंड ये वाला z नॉट भी इधर लेकर आ जाए, माइनस z नॉट, एंड देन इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस z नॉट स्क्वायर, एंड देन ये r उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, दिस इज k। सो अब हम k को क्या लिख सकते हैं? k इज इक्वल टू, यही चीज़ हमें क्वेश्चन में दे रखा है, बीटा। सो z नॉट यहाँ से अगर हम कॉमन करें, सो आई कैन राइट बीटा माइनस 1, एंड देन आई कैन राइट अंडर रूट r स्क्वायर प्लस z नॉट स्क्वायर माइनस r, ये हो जाएगा। सो ये हमने k जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कैलकुलेट कर लिया है कि अगर वो ओरिजिन पे पहुंच रहा है z नॉट से, देन उसकी काइनेटिक एनर्जी ओरिजिन पर क्या होगी। अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं। इसमें डी ऑप्शन जो है वो सबसे पहले हम चेक कर लें। इट सेज कि फॉर बीटा मोर देन 1 एंड z पॉजिटिव द पार्टिकल ऑलवेज रीचेज द ओरिजिन।
सो अगर बीटा 1 से ज़्यादा है तो ये जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव आएगी, Z0 वो भी पॉजिटिव होना है तो ये चीज़ पॉजिटिव हो गई। यहाँ पर Z0 अगर पॉजिटिव होना है तो ये स्क्वायर रूट जो है वो R से ज़्यादा होगा तो ये पूरी चीज़ भी पॉजिटिव होगी। दैट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी इज़ पॉजिटिव अंडर सच कंडीशन। दैट उसका मतलब होगा कि जो पार्टिकल है इट रीचेज द ओरिजिन। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन ए हम चेक करें अब यहाँ पर। सो इट सेज कि इफ बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड z इज इक्वल टू 25/7 r, तब द पार्टिकल रीचेज द ओरिजिन। सो अब हमें वही काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना होगा। बीटा की वैल्यू हमें कितनी लेनी है 1/4 एंड z की वैल्यू Z0 की लेना है 25/7 r, ये लेना है हमें। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी Z0, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 25/7 r एंड बीटा हम क्या लिख सकते हैं 1/4 - 1, दैट वुड बी -3/4, ये हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर अब एक चीज़ हम ध्यान दें, Z0 उसकी जगह भी हमें 25/7 r लिखना है तो यहाँ पर भी r आएगा, r स्क्वायर हम बाहर लेंगे, r कॉमन हो जाएगा तो पूरा ही कॉमन कर लेते हैं यहाँ से। सो स्क्वायर रूट में क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस r का जो फैक्टर है 25/7 उसका स्क्वायर करेंगे, इट वुड बी 625/49 एंड देन -1 ये बचेगा हमारे पास। एंड r की वैल्यू हम पूरा ही कॉमन ले लें यहाँ से और यहाँ से। सो वी आर लेफ्ट विथ -25 × 3 75 अपॉन 7 × 4 इज 28, ये हो जाएगा। ये चीज़ हो जाएगी यहाँ से 75/28 एंड r हमने बाहर ले लिया है सो -1 भी आ रहा है, सो ये हो गया -1 एंड देन स्क्वायर रूट में क्या बचेगा हमारे पास 49 + 625 इज 674 हो जाएगा। तो अंडर रूट में 674 एंड अपॉन 49 जो होगा उसको हम 7 लिख सकते हैं। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करें सो 28 माइनस यहाँ हो जाएगा तो 75 + 28 सॉरी -75 - 28 विल बी -103। सो ये चीज़ आ जाएगी -103 अपॉन 28 एंड ये वाली जो वैल्यू आएगी अंडर रूट 674 अपॉन 7 ये आएगी और r हमने कॉमन ले रखा है, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। अब अगर इसको हम बहुत ध्यान से चेक करें, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है बहुत स्मॉल आ रहा है, इसको अगर हम ध्यान से चेक करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो आएगी वो इससे स्लाइटली ज़्यादा आएगी, पॉजिटिव वाली। इसका मतलब कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस कंडीशन में पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स द पार्टिकल रीचेज द ओरिजिन। सो उस हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन बी में क्या कह रहे हैं कि बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड Z0 इज इक्वल टू 3/7 r। सो अब अगर हमें लेना है बीटा 1/4 अगेन एंड Z0 की जगह लेना है 3/7 r, तो फिर से हम काइनेटिक एनर्जी चेक करते हैं कितनी आएगी। काइनेटिक एनर्जी विल बी, अब यहाँ पर हम कर लेते हैं B0 - बीटा -1, ये फिर वही आ जाएगा -3/4 एंड Z0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/7। सो 3/7 r एंड देन -3/4 एंड प्लस, अब यहाँ पर भी वही चीज़ हो जाएगी, r पूरा ही बाहर ले लेंगे, सो प्लस r एंड अंडर रूट में बचेगा हमारे पास 1 प्लस Z0, ये जो हो जाएगा दैट इज़ 9/49 एंड देन -1 यहाँ पर बचेगा और ओके इसको यहाँ से अगर हम कॉमन करेंगे सो r को अगर हम पूरा ही कॉमन कर लें सो यहाँ पर हमारे पास बचा -9/28 और फिर ये -1 और आ जाएगा तो -9 एंड देन -28, तो -9 एंड -28 दैट वुड बी -37। लेट मी चेक अगेन। ओके चलो लिख लेते हैं इसको यहाँ से -9/28 एंड देन दिस -1 एंड देन हमारे पास क्या बचेगा अंडर रूट में, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 49 + 9 इज 58, सो अंडर रूट 58/7 ये हो जाएगा। ओके नाउ अगेन -28 एंड देन -9 ये हो जाएगा 37। ओके सो -37/28 एंड देन अंडर रूट 58/7।
अगेन इसको हमें चेक करना है। सो यहाँ पर इसको अगर हम चेक करें यहाँ पर, सो ये वाली जो वैल्यू आएगी ये 7 से कुछ ज़्यादा आएगी, 8 से कम आएगी। सो यहाँ पर अगर हम 8 रखेंगे तो 8/7 उसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें सो 1.1 समथिंग करके आएगी। और ये वाली जो वैल्यू है ये 28 इसमें एक बार वन टाइम जाएगा एंड देन हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 9 बचेगी। नाउ 9/28 इज अप्रॉक्सीमेटली 0.3 के आसपास है। सो इसका मतलब कि नेगेटिव वाली वैल्यू जो है वो इससे पॉजिटिव वाली वैल्यू से ज़्यादा आ रही है। सो इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आने का मतलब कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द पार्टिकल टू रीच द ओरिजिन। सो उस हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। ना ऑप्शन डी हम चेक करते हैं, सॉरी ऑप्शन सी, डी, ए और बी हमने चेक कर लिया ऑलरेडी। ऑप्शन सी में क्या है, बीटा इज अगेन 1/4 एंड जेड नॉट इसकी वैल्यू हमें लेना है r/√3। देन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। एंड इंटरेस्टिंगली इसमें क्या कह रहे हैं कि इफ बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड जेड नॉट इज इक्वल टू r/√3 देन द पार्टिकल रिटर्न्स बैक टू z इज इक्वल टू जेड नॉट। अब अगर पार्टिकल हमारा स्टार्ट कर रहा है कहीं से, z0 से स्टार्ट कर रहा है और ओरिजिन तक नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब समवेयर बिटवीन उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई है। एंड काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मतलब कि फिर वो पार्टिकल उस पॉइंट से रिटर्न होगा। इट इज़ नॉट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो वो पार्टिकल वहाँ से रिटर्न होगा एंड देन रिटर्न होकर z तक पहुँचेगा और हो सकता है उसको क्रॉस कर जाए। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक ऑसिलेशन की कंडीशन बनेगी। सो वी विल फाइंड आउट कि यहाँ पर इस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है दैट मीन्स कि वो ओरिजिन तक पहुँच जाएगा एंड ओरिजिन पर भी अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है सो वी कैन अस्यूम कि इट विल क्रॉस द ओरिजिन एंड वंस एक बार जब उसने ओरिजिन क्रॉस कर लिया अब उसके बाद उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी नेगेटिव जेड एक्सिस में होगा और ऑलरेडी जो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है वो भी नेगेटिव जेड एक्सिस में है। सो द पार्टिकल विल नॉट रिटर्न बैक। ओके, सो वी विल फाइंड आउट कि बिफोर रीचिंग द ओरिजिन काइनेटिक एनर्जी 0 हो रही है या नहीं हो रही है। सो हमने ऑलरेडी ओरिजिन के लिए निकाल रखा, अब इसी को हम चेक कर लेते हैं कि पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव हो रही है। सो लेट अस फाइंड आउट। ओके, अगेन z0 इज इक्वल टू r/√3 एंड ये वैल्यू जो आ जाएगी ये फिर से वही है -3/4 प्लस r यहाँ से हम बाहर निकाल लें। सो ये पूरी चीज़ बाहर निकाल लेते हैं। सो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस z0 स्क्वायर विच इज़ 1/3 हो जाएगा एंड देन -1। ओके, सो r अगर हम ये कॉमन कर लें सो क्या बचेगा हमारे पास -3/4√3 and then -1 ये चीज़ हो जाएगी r/√3 -3/4। ओके, एंड यहाँ पर ये हमें क्या मिलेगा +2/√3 ये मिल जाएगी वैल्यू। सो यहाँ पर हम इसको ये लिख सकते हैं √3, इससे कैंसिल हो जाएगा। सो r इंटू -√3/4 एंड देन अगेन -1 एंड देन +2/√3 ये आ जाएगा। सो अब अगर यहीं से हम थोड़ा सा गेस करते हैं, दिस इज √3 सो -1.73, इसको हम ये लिख सकते हैं 1.73/4। अगर ये हम 1.6 ले लें अपॉन 4 करेंगे तो ये 0.4 के आसपास आएगा। तो 0.4 एंड देन -1 ये हो जाएगा टोटल नेगेटिव -1.4 एंड यहाँ पे 2/√3 है। √3 कितना 1.73। सो 2 को अगर 1.73 से हम डिवाइड करें सो ये जो वैल्यू आएगी ये 1.2 से कम ही आएगी। तो ये 1.2 है पॉजिटिव और जो नेगेटिव वाली वैल्यू है ये 1.4 के आसपास है। दैट मीन्स कि जो नेगेटिव वो डोमिनेट कर रहा है एंड ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। सो ये जो हमने कंडीशन निकाली है कि वो ओरिजिन पर पहुंच रहा है, ओरिजिन पर उसकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है, इट क्लियरली मीन्स कि जो पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी ओरिजिन पर पहुंचने से पहले ही कहीं 0 हो जा रही है एंड चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव है तो फिर पार्टिकल वहां से रिटर्न होगा एंड इट विल रिटर्न बैक टू z इज इक्वल टू z0। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज ऑल्सो राइट। तो इस क्वेश्चन में ए, सी एंड डी ये 3 ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। यहाँ तक
12 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें लास्ट के 6 क्वेश्चंस और बच गए हैं, वो आपके साथ हम इस लास्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू सून।